नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 12th क्लास के कंप्यूटर सब्जेक्ट से एक छोटा सा टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर को लेकर आई हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले तो डेटा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर साथ ही साथ डेटा का इस्तेमाल करने के लिए उसे अलग अलग फॉर्म में कैसे बदला जाता है और किस किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें तरह तरह का डेटा इस्तेमाल करते हैं, पहले तो हम उसके सिंपल फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, बाद में उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर के लास्ट ऑफलाइन लेक्चर में प्रोग्रामिंग सी के बारे में बताया था, और उसमें आपने पहले सिंपल डेटा को और फिर उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को यूज करना सीखा था। डेटा स्ट्रक्चर पे पहुंचने से पहले सबसे पहले मैं आपको डेटा के बारे में बताती हूँ कि डेटा होता क्या है। डेटा किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कोई नंबर हुआ, किसी का नाम हुआ, कोई ऑडियो हुआ, कोई वीडियो हुई, कोई पिक्चर हुई। आपने अपने प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरह के वेरिएबल लिए हैं और उसके अलग अलग डेटा टाइप यूज किए होंगे। जैसे आपने इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर अलग अलग तरह के सिंपल डेटा टाइप का इस्तेमाल अपनी प्रोग्रामिंग में लास्ट क्लासेस में किया था। और आगे के लेक्चर में डेटा के थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म मैंने आपको एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में बताया था। एरे में आपने एक ही तरह के डेटा, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, एक से ज्यादा और एक ही तरह डेटा का इस्तेमाल करना सीखा था। साथ ही साथ आपने स्ट्रिंग में कैरेक्टर टाइप के डेटा को यूज करना सीखा था। A group of character by which we can get a sensible meaning is known as string। जैसे मैं ये बताऊं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है परसेंटेज। परसेंटेज ये शब्द भी अपने आप में एक डेटा है, इसका अलग प्रकार है। जैसे किसी का नाम हम अल्फाबेट में लिखते हैं, कोई नंबर उसको हम इंटीजर्स में लिखते हैं, परसेंटेज हम डेसिमल पॉइंट्स में लिखते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के डेटा होते हैं और इनके अलग अलग फॉर्म होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेटा किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है और उसमें ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर और कैरेक्टर, ये सारी चीजें आती हैं। और अब आपके टॉपिक से रिलेटेड जो डेटा आपको पढ़ना होता है, उसमें आपने 3 मेन टाइप पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। इसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपने पढ़ा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेटा किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, चाहे वो किसी का नाम हो, नंबर हो, परसेंटेज हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर हो। डेटा स्ट्रक्चर इज अ मेथड टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट वी कैन डू ऑपरेशन ऑन दैट इजली। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी डेटा को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए या प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको एक स्पेशल तरीके से जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आपने किसी स्कूल में एक स्टूडेंट की तरह एडमिशन लिया और आप अपनी क्लास में जाके बैठ गए। अब आपकी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट हैं। आपने तीसरे नंबर पे एडमिशन कराया, इसलिए जो आपके क्लास का रजिस्टर है उसमें आपका नंबर तीसरा होगा। पहले नंबर पे उस स्टूडेंट का नाम होगा जिसने सबसे पहले एडमिशन कराया, फिर सेकंड नंबर वाले का, फिर थर्ड नंबर वाले का। इसी तरह से 30 नंबर वाले बच्चे का एडमिशन की जो रैंक होगी वो सबसे लास्ट में होगी। अब ये भी एक तरह का डेटा है, यानी आपके क्लास के बारे में ये भी एक तरह की इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को हम सही तरीके से यूज करने के लिए हमने इसको एक अरेंज फॉर्म में रख दिया। इसलिए ये जो हमने अरेंज फॉर्म यानी कि जो आपका रजिस्टर है जिसमें आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से इन डेटा को रखा है, वही इस डेटा के लिए डेटा स्ट्रक्चर है। ये तो हुआ सिंपल एग्जांपल। अगर आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग अपना नाम और अपनी रैंक बतानी है तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। और मैं ये पूछूं कि आपके ग्रैंडफादर और आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, तो आप उसको कैसे बताओगे? जैसे ये मेरे ग्रैंडफादर हैं,
ग्रैंडफादर के बाद उनके 3 बेटे हैं, जिसमें आपके फादर और आपके अंकल की इंफॉर्मेशन है। पापा जी के 2 ऑफस्प्रिंग हैं, मेरे चाचा जी के 3 ऑफस्प्रिंग हैं और मेरे ताऊ जी के 1 ऑफस्प्रिंग यानी 1 संतान है। इस तरह से फिर आप इसके बाद बताओगे कि मेरे ताऊ जी के जो 1 ऑफस्प्रिंग है उनके 2 बेटे हैं। यानी आपने अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन या अपनी फैमिली का डेटा कुछ इस तरह से दिया जो इससे बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे भी सेम इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे भी लोगों की इंफॉर्मेशन थी और यहाँ पे भी लोगों की इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या हमें समझने या हमारे यूज करने के अकॉर्डिंग हमने इस इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में दिया, इस स्ट्रक्चर में दिया और इस इंफॉर्मेशन को इस स्ट्रक्चर में दिया। इसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो हमको अलग अलग डेटा के यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ता है, उसी को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें लास्ट ऑफलाइन क्लासेस में आपने एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, स्ट्रिंग ये सारी चीजें पढ़ ली थी। और अब मैं इस टॉपिक का अगला टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगी। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगी। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि डेटा स्ट्रक्चर मेनली 2 तरह के होते हैं, पहला सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर या कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में के 2 फॉर्म होते हैं, पहला एरे और दूसरा स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दूं कि एरे एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को जब किसी एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो उसे हम एरे कहते हैं। जैसे आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स का रोल नंबर अगर मैं इस तरह से अरेंज करूं, वन 2 3 4 डॉट 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 30, यानी जब एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को एक अरेंज फॉर्म में रखा जाए, जैसे जैसे आप आते गए वैसे वैसे आपका नाम आता गया और आपकी रैंक नीचे की तरफ बढ़ती गई। एरे उस डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें एक ही तरह की इंफॉर्मेशन एक अरेंज फॉर्म में होती है। और इस अरेंज फॉर्म में होने का फायदा क्या होता है कि जब भी हमें कोई डेटा रिट्रीव करना होता है या जब भी हमें किसी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो हम आसानी से उस डेटा को ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज जब आपकी अटेंडेंस होती है तो 4th रोल नंबर का स्टूडेंट अगर नहीं है तो आप उसके रोल नंबर से, ये अरेंज फॉर्म में है यानी वो 4थे नंबर पे है, और आप उसकी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। यानी जब कोई भी इंफॉर्मेशन एक अरेंज फॉर्म में होती है तो उसको यूज करना और उस पर काम करना आसान हो जाता है। एरे के बाद बारी आती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर भी एरे की ही तरह इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एक अरेंज फॉर्म में, लेकिन फर्क बस इतना है कि एरे में जो सारी इंफॉर्मेशन है उसका डेटा टाइप एक जैसा होता है और स्ट्रक्चर में जो इंफॉर्मेशन होती है उसका डेटा टाइप अलग अलग तरह का होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 115 है और उसका नाम रमेश है, रमेश शर्मा, और उसने लास्ट क्लास में 92.5% मार्क्स स्कोर किए। अब ये टोटल इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? इस रमेश शर्मा के बारे में। पर इन सब पर ये सारे डेटा अलग अलग फॉर्म में है, यानी ये इंटीजर फॉर्म में है, ये स्ट्रिंग या कैरेक्टर के फॉर्म में है और ये फ्लोट के फॉर्म में है। लेकिन जब हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना सके जिसमें ये बाउंडेशन ना हो कि वो सिर्फ एक तरह का डेटा लेता है, इसमें देख रहे होंगे आप कि हम कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें ये तीनों इंफॉर्मेशन एक साथ हम सेव कर सके, भले ही इनके डेटा टाइप अलग अलग हो, तो उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं।
सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको 11th क्लास में ही पढ़ा दिया था। अब मैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रही हूँ। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है लीनियर फॉर्म में। लीनियर मतलब एक सीधी लाइन में अगर कोई चीज अरेंज होती है तो उसे हम लीनियर फॉर्म कहते हैं। और अगर वह किसी हायरार्किकल फॉर्म में, हायरार्किकल का मतलब डिवीजन के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद डिवीजन, तो उसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें आपको स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट पढ़ना होगा। स्टैक का मतलब क्या होता है, आपने अक्सर अपनी किताबों को अपनी टेबल और अपनी शेल्फ में रखा होगा, तो उसमें आप करते क्या हैं, सबसे पहले नंबर की बुक, फिर दूसरे नंबर की बुक, फिर तीसरे नंबर की बुक, फिर फोर्थ नंबर, फिफ्थ, इस तरह से आप बुक को एक सीक्वेंस ऑर्डर में रख देते हैं। इसमें जिस बुक को आपने सबसे पहले रखा है उसे आप सबसे लास्ट में निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी फर्स्ट नंबर की थी, ये सेकेंड नंबर का था, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर की बुक है। और अगर आपको फिफ्थ नंबर की बुक चाहिए तो वो आसानी से आप ऊपर से ले सकते हैं, लेकिन जिस बुक को आपने सबसे पहले रखा था उसको आपको सबसे लास्ट में लेना पड़ेगा। स्टैक के ऑपरेशन से एक कोड रिलेटेड होता है जिसे हम लीफो कहते हैं। लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया है उसको हम सबसे पहले हटाएंगे। अगला आता है क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू मीन्स कतार या लाइन। आपने किसी टिकट विंडो के सामने लोगों को खड़े हुए तो देखा होगा। इसमें फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये और ऐसे ऐसे करके nth नंबर पे ये पर्सन है। यानी जो पहले आया है उसे टिकट पहले मिलेगा, यानी उसका ऑपरेशन पहले होगा। जो लास्ट में आया है उसका एग्जीक्यूशन या उसका काम लास्ट में होगा। क्योंकि ऑपरेशन में जो कोड इस्तेमाल होता है उसे हम फीफो कहते हैं। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे ये पर्सन सबसे पहले आया इसलिए इसका काम सबसे पहले हुआ, यानी ये फर्स्ट इन हुआ था तो ये फर्स्ट आउट होगा। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन उल्टे हैं। जो लास्ट में आया है वो पहले हटेगा, यहाँ पे जो पहले आया है वो पहले हटेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, जैसे इंसर्शन। अब यहाँ पे कितने लोग थे? 30। तो मैं चाहूँ तो कोई नया एलिमेंट या नया स्टूडेंट आता है तो उसका एडमिशन 31th नंबर पे कर सकती हूँ, यानी इंसर्ट करना यानी जोड़ना। इसी का अपोजिट होता है डिलीशन। अगर आपको किसी स्टूडेंट का नाम रजिस्टर से हटाना है तो वो आप लास्ट से भी हटा सकते हैं, मिड से भी हटा सकते हैं और फर्स्ट से भी हटा सकते हैं। अगला होता है सर्च। सर्च का मतलब क्या होता है? जैसे कोई क्लास टीचर आता है और इस क्लास में 31st स्टूडेंट्स है, वो बोलता है कि 4th रोल नंबर का बच्चा आया है कि नहीं, यानी क्लास टीचर इस डेटा स्ट्रक्चर में उस एलिमेंट को ढूंढ रहा है जिसका नाम उसने बुलाया है, यानी 4th रोल नंबर वाले स्टूडेंट का। अगला आता है ट्रांसवर्सिंग। किसी डेटा स्ट्रक्चर में सारे एलिमेंट को एग्जीक्यूट करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स। जैसे डेली आपकी अटेंडेंस होती है, रोल नंबर 1 आप बोलते हो यस सर, 2, 3, 4, 5, 6 और 31 तक, यानी सारे बच्चों की एक बार चेकिंग हो जाती है कि सारे बच्चे हैं या नहीं। यानी किसी डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट सारे एलिमेंट को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसी को हम ट्रांसवर्स कहते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज इन एन ऑर्डर। जैसे आपने अपनी क्लास के रजिस्टर को देखा होगा, उसमें नाम अल्फाबेटिकली होते हैं, यानी A to Z के फॉर्म में होते हैं। या फिर आपने किसी एग्जाम का रिजल्ट देखा होगा, उसमें टॉपर स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि उस ऑर्डर में। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट सारे एलिमेंट को एक डेफिनेट और एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। चाहे वो डिसेंडिंग हो चाहे वो असेंडिंग हो। डिसेंडिंग मीन्स घटते हुए क्रम में और असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। अगला है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे दो सिमिलर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को मिला के हम एक डेटा स्ट्रक्चर बना दें तो उसी को हम मर्जिंग कहते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 2 सेक्शन चल रहे हैं, सेक्शन A जिसका रजिस्टर ये है और कोई सेक्शन और चल रहा है B नाम का,
जिसमें टोटल 15 स्टूडेंट है। ये 15 नंबर का स्टूडेंट है, ये फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट है। अब आपको ये दोनों क्लासेस मर्ज करनी है, यानी इनका एक कॉमन रजिस्टर बनाना है। तो आपने क्या किया, सिमिलर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर, ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर सेम टाइप के हैं, इनको मर्ज करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर तैयार कर लेना ही क्या कहलाता है, मर्जिंग। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ मैंने फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक को बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग माय लेक्चर देन ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स। और इसी के साथ लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।